जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय के उन 100 प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने यह 100 प्रश्न पूरे कर लिए कि आपका कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसके अलावा आप बड़े ही आसानी से लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, मूल स्वर है आ, ई, उ, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अह। तो मूल स्वर है कौन, सबसे पहले यह समझते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रिक समय लगे, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर में आते कौन कौन है? अ, ई, उ, री। यह सभी क्या है? हमारे मूल स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के अलावा अगर ह्रस्व स्वर भी पूछ लेता है तो बड़े ही आसानी से यह परिभाषा दे सकते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रिक का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर के बाद में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले यह सुनिए। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रिक का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये सभी क्या है? मतलब मूल स्वर के अलावा जितने भी स्वर हैं वो क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर के अलावा एक और होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं इसको समझिए। प्लुत स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रिक से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो किसमें आता है? प्लुत स्वर में आता है। प्लुत स्वर समझ में आया, दीर्घ स्वर समझ में आया, ह्रस्व स्वर समझ में आया। 3 चीजें हमने क्लियर कर दी है। ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर है कौन कौन? अ, ई, उ, री, ये सभी क्या है? हमारे मूल स्वर हैं। अह क्या है? हमारे अयोग वाह है। क्या है? अयोग वाह है। यहां से देखिए हमने 3 प्रश्न आपके क्लियर कर दिए, 3 या 4 प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो अर्ध स्वर कहते किसे हैं? य और व को, र और ल को, ड और ढ को, छ और ज को। तो अर्ध स्वर किन्हें कहा जाता है? य और व को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर के अलावा अंतस्थ व्यंजन पूछते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में आते कौन कौन है यह भी देख लीजिए। य, र, ल, व, यह सभी किसमें आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। और र को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण किन्हें कहा जाता है? र को। र को क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण। और ल को पाश्विक वर्ण। पाश्विक वर्ण, पाश्विक वर्ण। पाश्विक वर्ण किसे कहा जाता है? ल को। और र को लुंठित वर्ण कहा जाता है। और ड और ढ को द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या क्या? उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है ड और ढ को, या द्विगुण व्यंजन, या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। यह दोनों नाम किसके हैं? ड और ढ के। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? उसके बाद में पूछता है एक उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? स, 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 ह। यह हमारे क्या है? उष्म व्यंजन है। इसको भी क्लियर रखिएगा। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। और अर्ध स्वर किन्हें कहा जाता? य और व को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से, जिस भाषा को, भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित होती है, एक मौखिक होती है। लिखित में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लिखित में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की मौखिक में सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है।
यह दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर मौखिक रूप से पूछेगा तो ध्वनि है और लिखित रूप से पूछेगा तो वर्ण है। वर्ण भी समझ में आया। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं यह भी सुन लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में किन्हीं और वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन की यह परिभाषा हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, रचना से। तो वर्णमाला का आशय है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? जो अ आ इ ई या व्यवस्थित रूप से जो समूह बनाया गया है इन सभी वर्णों को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50, 48। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह में आता कौन कौन है? अ, अह, अह। इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार। इसको विसर्ग बोला जाता है। उसके बाद में 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? वर्णों की संख्या 52 होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न, अयोगवाह है विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो अयोगवाह मैंने बताया था ना, न ही स्वर होते हैं ना ही पूर्णतः व्यंजन के गुण रखते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अह यह दोनों क्या है? अयोगवाह है। इसको अनुस्वार बोला जाता है, इसको विसर्ग बोला जाता है। तो अयोगवाह कौन सा है? विसर्ग है। अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं। अब बात करते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण करने पर कम हवा मुख से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु, जो श्वास वायु है ज्यादा बाहर निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण और महाप्राण अगर आपको परिभाषा याद नहीं है और पूछ लिया कि इसमें से अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है, जैसे क वर्ग लेते हैं, क वर्ग में आता कौन कौन है? क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है। तो इसमें अल्प प्राण पूछ ले और महाप्राण पूछ ले। तो अल्प प्राण में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3। तो विषम हुआ। तो विषम कौन कौन है? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा यह हमारे क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण, इनके उच्चारण में जो वायु है कम मात्रा में निकलती है। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण में कितने वर्ण हैं? 1 और 2। तो 2 दूना 2, 2 दूना 4, सम संख्याएं हुई। तो 2 और 4 क्या है? हमारे महाप्राण है। महाप्राण की पहचान हो गई। दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। उसके बाद में अगर यहीं पर हम बात करें अघोष और सघोष की, अघोष व्यंजन होता है एक, अघोष होता है, एक होता है सघोष। तो आइए अघोष और सघोष को भी क्लियर कर देते हैं। अघोष सघोष में आता कौन है? अघोष, अघोष की बात करें तो जो पहला और दूसरा क और ख को क्या बोला जाता है? अघोष बोला जाता है। क और ख क्या है? अघोष है। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? सघोष है। अघोष और सघोष भी क्लियर हुए। महाप्राण, अल्प प्राण भी क्लियर हुए। विसर्ग भी क्लियर हुए। संयुक्त व्यंजन में आता कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और स्र।
स्र, यह सब किसमें आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। यह चारों चीजें क्लियर हुई तो अयोग वह ऑप्शन पहला सही होगा। इतने सारे क्वेश्चन मैंने एक प्रश्न में करा दिए। इसी प्रकार से मैं दावा कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा तो मैं यह वादा करता हूं कि आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी के लिए कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं बता रहा हूं, इसी प्रकार से मैं हर एक सब्जेक्ट का सभी प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जो ज्ञ है वह किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज और य से, ज और य से, ज और य से, ज और न्य से। जो य है वो किससे बना है? ज और य से। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स, 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 ह व्यंजन कहलाते हैं। उष्म व्यंजन होते कौन कौन है? मैंने पहले ही बताया, स, 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 ह, यह हमारे क्या है? उष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, यह सभी हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अलावा संयुक्त व्यंजन की बात करें तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, यह सभी हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। बढ़ते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन की बात करें तो द्विगुण भी क्लियर कर देते हैं। ड और ढ हमारे क्या है? द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कहे जाते हैं। यह सारी चीजें मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि जिससे जो भी प्रश्न आए आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। और बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको बार बार ये वीडियो भी देखना ना पड़े। मैं चाहता हूं कि एक बार में ही आप लोगों को समझ में आए। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ड और ढ क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब अगला प्रश्न है, निम्न अक्षर में महाप्राण है? क, च, ह, य। तो अल्प प्राण और महाप्राण होते कौन कौन से हैं? अल्प प्राण जिनके उच्चारण में हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक से अधिक हवा बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण की पहचान दूसरा और चौथा वर्ग में, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या है? हमारा महाप्राण है। तो क है पहले पे, च है पहले पे, य है पहले पे, तो ह क्या हुआ? हमारा महाप्राण हुआ। और य, च, क यह सभी क्या हुए? हमारे अल्प प्राण हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है मतलब पूछ रहा है कि अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण में होता कौन सा है? अल्प प्राण में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, पहला, तीसरा, पांचवा, यह हमारे क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण में आता कौन है? क जो है हमारा क्या है? अल्प प्राण है। पहला ऑप्शन ही सही होगा। इसके अलावा प भी क्या है? प भी हमारा अल्प प्राण है। यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ही सही है। उसके बाद में ठ और फ, ये जो है हमारे महाप्राण है, क्योंकि यह दूसरे पे आता है, यह भी दूसरे पे आता। प, फ और ट, ठ, यह दोनों क्या है? हमारे महाप्राण है। यह दोनों हमारे क्या है? अल्प प्राण है। यह डाउट क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थल है? ओष्ठ, कंठ, ताल, दंत। तो स जो है इसका उच्चारण होता कहां से है? सबसे पहले यह जानिए। तो जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। इसके अलावा अ और आ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। उसके बाद में आया च वर्ण। च वर्ग का जो उच्चारण है, च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालव्य से होता है। तालव्य, तालव्य का मतलब तालु के बीच, जब तालु से वायु टकराती हुई बाहर निकलती है तो वहां से उच्चारण किसका होता है? च वर्ग का। च वर्ग के अलावा य और स, य और स,
ईचू यशानाम संस्कृत में एक सूत्र है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, अ आ और क वर्ग, और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? क से होता है। च वर्ग का ईचू यशा नाम तालु, ई और च वर्ग और य और स का उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से होता है, तालु से होता है। उसके बाद में ट वर्ग, ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। मूर्धा, मूर्धा से। मूर्धा के अलावा, ट वर्ग के अलावा ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। संस्कृत में सूत्र बताया गया, ऋतु र और स का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। यह हो गया। उसके बाद में बचा त वर्ग, त वर्ग का है, उसके बाद में त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ल और स का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। उसके बाद में प वर्ग, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ओष्ठ से होता है। प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। इसके अलावा उ और उ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर स का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? तालु से होता है। ऑप्शन सही होगा। और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंतव्य, तालव्य। तो कंठ ओष्ठ से उच्चारण किसका होता है? अ का होता है। ओ और अ का, ओ और अ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ ओष्ठ से होता है। उसके बाद दंत ओष्ठ से बात करें तो केवल व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत ओष्ठ से होता है। और ए और अ का उच्चारण, ए और अ का उच्चारण कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से होता है। ए और अ का उच्चारण कंठ तालु से होता है। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और दंत का मैंने बताया, दंत में स और त वर्ग जो है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। यह सारी चीजें मैंने काफी डिटेल के साथ, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लेंगे ना तो आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, व वर्ड का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, ओष्ठ, दंत्य, तालव्य। कंठ ओष्ठ से ओ और औ का, और व का मैंने बताया था, व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत ओष्ठ से होता है। यह सारी चीजें याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी आपके एग्जाम में। अभी सीटेट आने वाला है, सीटेट में ये चीजें भर के पूछी जाती हैं। ये सारी चीजें आपको सीटेट, सुपर टेट में नेसेसरी हैं। तो इसको अभी से बेस बनाकर याद रखिए। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। मैं यह दावा करता हूं अगर आप लोगों ने यह वीडियो देखा तो किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुविकल्पी अति लघुत्तरी प्रश्न यहीं से क्लियर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। ऑप्शन ब सही होगा। स्थावर जो है, यह जो जंगम का विलोम शब्द पूछा गया, यह 2 या 3 बार पूछा गया है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम होगा। ऑप्शन द सही होगा। कृष, कृष का शब्द विलोम, कृष का मतलब होता है पतला या दुबला। तो कृष का विलोम शब्द होगा स्थूल। स्थूल का मतलब होता है मोटा, भारी। कृष का मतलब होता है दुबला, हल्का, इसके लिए कहा जाता है। तो कृष का उल्टा स्थूल होगा। आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा विषाद होगा, दुख होगा। ऑप्शन ब सही होगा। नूतन, नूतन का विलोम शब्द होगा पुरातन। नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना। ऑप्शन ब सही होगा। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम शब्द, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? आग्रह होगा, संग्रह होगा, ग्रहण होगा, विग्रह होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होगा। विरोध शब्द का विलोम शब्द, विरोध का विलोम शब्द क्या होगा? सहमत, सहायक, समर्थन, अनुरोध। तो जो विरोध करता है उसका कोई क्या करता है? कोई समर्थन करता है, कोई विरोध करता है।
तो हमारा इस वीडियो को कोई समर्थन करेगा, कोई पसंद करेगा, कोई विरोध करेगा, अच्छा नहीं पढ़ा यार, ऑप्शन कराना चाहिए था, जल्दी जल्दी खत्म होता। तो जल्दी जल्दी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको एक वीडियो में सारा कंटेंट नहीं मिलने वाला इतना बेहतर तरीके से। तो विरोध शब्द का विलोम शब्द क्या है? समर्थन है। तो अगर आप लोगों को घबराहट हो रही होगी क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो थोड़ा सा लग रहा होगा और पेपर कैसा होता है, लिखित होगा। और मैं बता दूं, अगर आप लोग केवल शांत मन से केवल पढ़ाई कीजिए, बेहतर तरीके से कंटेंट जहां पर डिटेल में मिल रहा है वहां से पढ़िए, और हम आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट देंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ से वीडियो देख कर गए, तो मैं कहता हूँ जिस जिस सब्जेक्ट का मैं कराऊंगा उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, और ना ही कोई आपको पास होने से रोक सकता है। तो उपकार का विलोम शब्द है निंदा, बुराई, अपकर्ष, अपकार। तो उपकार का विलोम शब्द है अपकार। ऑप्शन द सही होगा। शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द, हिंदी आपको शुद्ध तरीके से आनी चाहिए। हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो जब तक शुद्ध तरीके से सीखेंगे नहीं, तो शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो यहाँ पे जो श्रृंगार लिखा गया है वह क्या है? श्रृंगार। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुद, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन ब कुमुदिनी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अशुद्ध वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक, अनम्य। तो अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी। इनमें से सभी के लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर। उपयुक्त में से सभी। तो अब्ज शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उपयुक्त में से सभी के लिए किया जाता है। इसमें से दो प्रश्न आ गए हैं अति लघुत्तरी वाले, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंश का मतलब होता है कंधा, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। अंश का मतलब भाग। उपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपेक्षा का मतलब होता है निरादर करना, अपमान करना। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद रखना, आशा रखना। यह दोनों चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर धी लगा होता है, जल में धी लगा दिया जाए, जलधि, पायोधि, उदधि, यह सभी क्या है? हमारे समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पर उर्वशी को छोड़कर सभी क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगर धी लास्ट में लगा है तो किसका किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है। यह शॉर्टकट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, हर जगह पर फिट नहीं बैठेगा। मैं कह रहा हूं ना, जहां पर नहीं आ रहा है तो वहां पर यही सही है, कंफ्यूजन दूर कर देगा। बाकी तो याद करना ही है। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निशाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर। तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सबसे पहले यह बताइए। तो निशाकर जो है यह किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दास का पर्यायवाची है सेवक, किन्नर, नायक, साथी। तो दास का पर्यायवाची होता है सेवक। तरंग का पर्यायवाची है काया, क्षीण, प्रतिकृति, उर्मी। तो तरंग का पर्यायवाची है उर्मी। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द काफी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर, महिषुर। तो इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। ऑप्शन ब सही होगा। ऊर्जा का समानार्थी शब्द, ऊर्जा का समानार्थी शब्द है तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता, ओज। ओज का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है? ओज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उज्जवल का समानार्थी शब्द है धवल, स्वच्छ, कुंठा, पवित्र। तो उज्जवल का समानार्थी शब्द जो है वो है धवल। ऑप्शन अ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का, बाबूराम सक्सेना का। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह जो कथन है सुमित्रा नंदन पंत जी का है। सुमित्रा नंद को सुकुमार कवि या प्रकृति कवि भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यही विशेषता है। अब पता लगे कि अंग्रेजी की तरह हो, अंग्रेजी कुछ तो समझ में नहीं आता, कहीं पर होता है सन और सन। अब सन कौन सा लिखना है पता ही नहीं चलता है, बेटे की बात कर रहा है या सूर्य की बात कर रहा है। जब तक पूरा वाक्य नहीं होता तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इसलिए हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण से दूसरे रेखा का जो वर्ण होते हैं उनमें भ्रम नहीं होता। स बोला गया है तो स ही होगा, ट बोला गया है तो ट ही होगा। सिरा रेख का प्रयोग अनावश्यक है, यह बात क्या है जो विशेषता से संबंधित नहीं है। सिरा रेख आवश्यक है, सिरा रेख लगा होता है तभी क्या होता है, शब्द स्पष्ट होता है कि यह शब्द क्या कह रहा है। अगर शब्द में सिरा रेख न होता, ए क वड़, अब कहाँ से मिलाकर पढ़ते, कुछ समझ में आता नहीं आता। इसलिए सिरा रेख क्या करता है, शब्द को स्पष्ट करता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो एक वर्ण होता है, क से केवल क ही वर्ण वाली ध्वनि निकलेगी, क से फ वाली वर्ण नहीं निकलेगी, यह बात याद रखिएगा। यह सारी विशेषताएं होती हैं। और सिरा रेख भी पूछ लेता है तो सिरा रेख जो ऊपर वाली ये लाइन है ना, इसी को सिरा रेख बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लिपि विकास का लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको डाउट हो रहा होगा कि लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है, तो लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्रलिपि होगा। और चित्रलिपि कैसे होगा, तो आइए इसको समझाते हैं। जब आप बचपन में या अभी बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो उनको क से कबूतर पढ़ाया जाता है, क से केवल क नहीं पढ़ाया जाता, च से चरखा पढ़ाया जाता है, ट से टमाटर पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि चित्रलिपि के जरिए बच्चे काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं और बड़े ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या होता है, चित्रलिपि होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक मतलब 25 वर्ण जो है वो हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन स सही होगा। उष्म व्यंजन में हमने बताया स ह, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ श्र, यह सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा या अवरोध के होता है तो ऐसे वर्ण कहलाते हैं। मैंने बताया ना, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती या बिना बाधा के बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और जो कहीं से टकराते हुए मुख से बाहर निकलते हैं, घर्षण करते हुए वर्ण बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। और वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि उद्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इसके अलावा निर्देशन चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर सभी चिन्हों के बारे में आइए बारी बारी से जानते हैं कि कौन से चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तभी आप स्पष्ट कर पाएंगे। लाघव चिन्ह को संक्षेप में कहते हैं, जैसे आपको लिखा जाता है लाघव चिन्ह, जैसे लिखा गया डॉक्टर। डॉक्टर जब आप लिखते हैं तो इस प्रकार से जो शून्य लगाते हैं, इस प्रकार से शून्य का जो चिन्ह लगाते हैं, थोड़ा सा बिंदी देते हैं। जैसे प्रोफेसर लिखते हैं तो बिंदी देते हैं, यही चिन्ह क्या है, लाघव चिन्ह है। किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, लाघव चिन्ह कहा जाता है। अब बात करें उद्धरण चिन्ह की। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक वाला ऐसे और एक होता है दो दो लगे होते हैं। तो दोनों चिन्हों का मतलब होता है इकहरा उद्धरण,
एक होता है दोहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण का जो प्रयोग होता है वह किसी के नाम को लिखने के लिए होता है। जैसे हिंदी व्याकरण लिखा जाए तो वहां पर इकहरा उद्धरण का प्रयोग होगा। और उद्धरण चिन्ह जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जब कोई व्यक्ति किसी भी शब्द को जैसे बोला होता है वैसे लिखना होता है तो उसका प्रयोग हम उद्धरण चिन्ह में करते हैं। अब बात करते हैं निर्देशन चिन्ह की। अब बात करते हैं निर्देशन चिन्ह की। निर्देशन चिन्ह में क्या होता है? जो हल्का सा डैश देकर बताया जाता है वो क्या होता है? निर्देशन चिन्ह होता है। और विस्मय बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जानिए। जो आपके प्रश्नों को भाव को प्रकट करते हुए जो भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं उसके बाद में जो इस प्रकार से जो चिन्ह लगा होता है वो क्या होता है? हमारा विस्मय बोधक चिन्ह होता है। यह निर्देशन चिन्ह होता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। तो विस्मय बोधक चिन्ह कहाँ पर लगता है? लाघव चिन्ह कहाँ पर लगता है? प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। प्रश्न सूचक प्रश्न पूछने के बाद में जो ये चिन्ह लगता है यही क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अलावा ये जो लगा है कामा, अल्प विराम जिसे कहते हैं, और पूर्ण विराम एक खड़ी पाई होती है तो वहां पर क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। अल्प विराम जब वाक्य के बीच में कहीं रुकना होता है तो वहां पर हम अल्प विराम लगाते हैं जिससे अर्थ भी स्पष्ट होता है। इसके बाद में होता है अर्ध विराम। सामान्यतः अर्ध विराम दो उपवाक्यों के बीच में लगता है। जब दो उपवाक्य होते हैं उनके बीच में जब लगता है तो वहां पर क्या होता है? अर्ध विराम चिन्ह लगता है। इसे अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। इसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है शब्द को संक्षिप्त लिखने में। देखिए यहाँ पर वही चीजें आ गई ना। शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, लाघव चिन्ह। तो शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। रुकना, अर्ध ठहरना किस विराम चिन्ह का उद्योतक है? तो जो अल्प विराम है क्या है? रुकना या अर्ध ठहराव को प्रदर्शित करता है। घृणा, दोष, भय को आदि को स्पष्ट करने के लिए आश्चर्यचकित होने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ना होता है जैसे शुभ लाभ तो उसके बीच में जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो पूर्ण विराम जब वाक्य समाप्त होता है वहां पर पूर्ण विराम लगता है। हंस पद चिन्ह का बात करें तो हंस पद चिन्ह जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य में जैसे इसी वाक्य में का छूट जाए तो का को लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पूर्ण विराम से अभिप्राय है पूरी तरह से रुकना। ऑप्शन ब सही होगा। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। लेखन, गद्य, पठन, वाचन। देखिए सुबोपली, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यह हमारे भाषाई कौशल हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो क्या है? हमारे भाषाई कौशल नहीं है। सुबोपली तो गद्य जो है यह हमारा भाषाई कौशल नहीं है। जब भाषा आ जाती है तब हम गद्य पद्य की रचना करते हैं या पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख और आलेख का मतलब होता है देख कर लिखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वाचन शिक्षण की विधि संप्रेषण विधि है, अनुकरण विधि है, अब दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जो वाचन शिक्षण की विधि है जब बोला जाता है जिस विधि से लोगों को शिक्षण दिया जाता है, शिक्षा प्रदान की जाती है उसके द्वारा संप्रेषण विधि भी आती है, अनुकरण विधि भी आती है। क्योंकि जो बोलेगा वो संप्रेषण करेगा, जो सुनेगा उसका अनुकरण करेगा तो अब दोनों हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास करना, तार्किक योग्यता का विकास करना, अब दोनों इनमें से कोई नहीं। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? मनन शक्ति का। जब आप किसी भी चीज को मन में पढ़ते हैं तो आपको समझ बनानी पड़ती है। तार्किक योग्यता का विकास होता है और इसकी विशेषता पूछ ले तो इससे दूसरा कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है। शांतिपूर्वक एक ही कमरे में कई लोग पढ़ सकते हैं। यह सभी क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपयुक्त में से सभी।
तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है? लिखने का कौशल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मोंटेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में, उपयुक्त में से सभी में। तो लेखन शिक्षण में हम क्या करते हैं? मोंटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। पहले क वाला एक बॉक्स थमा देंगे जिसमें कटा हुआ है, तो क वाले पे बच्चा अंगुली फेरता है, उसके बाद में फिर उसे पेन दिया जाता है तो क लिखता है। तो यही क्या है? मोंटेसरी विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का और एक कालांश शैक्षिक सामग्री का। एक कालांश शैक्षिक सामग्री का पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है? ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। लघु का विलोम शब्द क्या है? लघु का विलोम शब्द है गुरु। लघु और गुरु, ऑप्शन द सही होगा। पर्वत का समानार्थी शब्द पादप मतलब वृक्ष, कूट, आगार, घन। तो पादप का समानार्थी शब्द है कूट। कलम पकड़ने की विधि सही विधि है, पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम पकड़ना। पहली और दूसरी अंगुली, पहली अंगुली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम रखकर और अंगूठे से पकड़ना और इनमें से कोई नहीं। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से पेन पकड़ा जाता है। पहली और दूसरी अंगुली के बीच में पेन रखा जाता है और अंगूठे से पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन स सही होगा। यह कलम पकड़ने की सही विधि है। हिंदी भाषा की लिपि है खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, दक्षिणी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ऑप्शन ब सही होगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 11, 12, 14। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, यह मैंने क्लियर कर दिया। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, यह भी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही क्लियर कर दिया है। भाषा प्रारंभ होती है शब्द से, ध्वनि से, वर्ण से, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा कब से प्रारंभ होती है? ध्वनि से, बोलने से प्रारंभ होती है। जब लिखने आता है तो वहां पर वर्ण का उपयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, अब दोनों से, इनमें से कोई नहीं। किसी भाषा की अभिव्यक्ति कैसे होती है? बोलकर भी होती है, सुनकर भी होती है, लिखकर, पढ़कर। तो अब दोनों होगा, ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पार्श्विक वर्ण पार्श्विक वर्ण किसे कहा जाता है? ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। लुंठित वर्ण किसे कहा जाता है? र को कहा जाता है। ज्ञ वर्णमाला में माना जाता है, ज्ञ वर्ण को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ओजस्वी का विलोम शब्द है निस्तेज, कायर, आलसी, भीरु। तो ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? निस्तेज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, स्र। 4 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर ए, ओ, ए, औ, ई, आ। तो अर्ध संवृत का मतलब होता है मुख का आधा गोला होना। तो ए, ओ जो है वो क्या है? अर्ध संवृत स्वर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। तो मैंने स का उच्चारण स्थान बताया था, स होगा, तालु होगा, क्योंकि ये जो दूसरा प्रश्न था इसीलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया था। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। ह्रस्व ध्वनि किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रिक का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो इसमें अ, ई, उ, री क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो ऑप्शन द सही होगा। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो करुण का विलोम शब्द कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर, शीलवान। तो करुण का विलोम शब्द है निष्ठुर, ऑप्शन सही होगा। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम शब्द है असली, सहज, निर्मित, प्राकृत।
कृत्रिम का मतलब होता है आदमियों द्वारा बनाया गया, और प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति में पहले से विद्यमान है। कृत्रिम और प्रकृत। अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा, अभिज्ञ का तज्ञ, अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ। तो क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अज्ञ, ऑप्शन ब सही होगा। इष्ट का विलोम शब्द है, इष्ट का विलोम शब्द शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट, विरोधी। इष्ट का विलोम शब्द है अनिष्ट, ऑप्शन स सही होगा। निम्न में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? कंठ से किसका उच्चारण नहीं होता? जो ढ है यह क्या है, मूर्धा की तरह होता है। ढ में उच्चारण जब करते हैं ड और ढ का, जब पूछे कि उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, जब हमारी जीभ हमारे अगले वाले दांत को टच करने के बाद में और झटके से नीचे आती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उच्छिष्ट व्यंजन बोला जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन का उच्चारण इसी प्रकार से होता है, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, त्र, ज्ञ और जो री है यह हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। वर्ण में ल का उच्चारण स्थान है लृत, लसानाम, ओष्ठ, दंत, तालव्य, कंठ। तो ल का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? तो दंत से होता है, जिसमें त वर्ग आता है उसमें ही होता है, ल का उच्चारण भी वहीं से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, श्रुत लेख का उद्देश्य है शब्द वाक्यों को दुरुस्त करना, लिखने में तीव्रता का विकास करना, अ ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्रुत लेख से सुनकर लिखने से क्या होता है? शब्द और वाक्यों को दुरुस्त करना होता है और लिखने में तीव्रता का विकास होता है। श्रुत लेख से यह दोनों चीजें होती हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द रेखांकित, ऑप्शन पहला सही होगा। विराम शब्द का, विराम का शाब्दिक अर्थ है थकान, व्यायाम, आराम, ठहराव। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठहराव। पठन भाषा शिक्षण का रूप है, व्यवहारिक है, शैक्षिक है, सामाजिक है, मौलिक है। तो पठन भाषा शिक्षण का शैक्षिक रूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो लिखित भाषा की जो मूल इकाई है वो है वर्ण, और मौखिक भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। यह दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, योग्यता, क्रमबद्धता, उपयुक्त में से सभी। वाक्य के यह सभी गुण होंगे तभी अर्थ स्पष्ट होगा। विसर्ग का प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, तद्भव शब्दों में, देशज शब्दों में, विदेशी शब्दों में। तो विसर्ग का प्रयोग होता है, तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम, तद्भव, देशज किसे कहते हैं? आइए इसको क्लियर करते हैं। तो तत्सम कहते किसे हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में हूबहू हिंदी में आ गए। ऐसे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में आ गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद में बदल गए हैं, जैसे अग्नि। अग्नि किसको बोला जाता है? आग को। लेकिन अगर तद्भव की बात करें तो तद्भव में इसे आग बोला जाता है। तो तद्भव क्या है? आने के बाद, हिंदी में आने के बाद बदल गया तो क्या है? तद्भव है। अगर इसे अग्नि ही लिखते तो क्या है? तत्सम है। देशज किसे कहते हैं? जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों से शब्द लिए जाते हैं, जैसे पगड़ी हुआ, कचौड़ी हुआ, ये सभी क्या है? हमारे देशज शब्द हैं। जो विदेशी भाषाओं से हूबहू वैसे ही शब्द ले लिए जाते हैं हमारी भाषा में, वो कैसे होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत तत्सम में होता है। जल शब्द का समाहित स्वर वर्ण है, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है आ, अ, उ। जब जल का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अ वर्ण आ रहा है, क्योंकि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। कलम पकड़ने की सही विधि, कलम पकड़ने की सही विधि, यह प्रश्न हमने करा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, छ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। जो छ वर्ण बना है किसके किसके सहयोग से बना है? तो जब अंग्रेजी में हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं के एस एच। के से क हो गया और स से स हो गया, तो क और स के संयोग से बनता है, ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है, ऑप्शन पहला सही होगा। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है।
अ ई उ री क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर हैं जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और प्लुत स्वर में आता है ओम। आ ई उ ए ऐ ओ औ क्या है, हमारे दीर्घ स्वर हैं। जिन स्वर के उच्चारण में हमें 2 मात्रिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अ और अह हमारे अयोगवाह हैं। अह क्या है, अह क्या है, अनुस्वार है, और क्या है, विसर्ग है। यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उपयुक्त में से सभी। उन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। यह भी प्रश्न हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। किस वाक्य में अल्प समय लगने के लिए रुकने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प समय के रुकने के लिए अल्प विराम या कामा का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कामा कहते हैं और हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। लिखना एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। कथन है महात्मा गांधी का, श्रीमती मोंटेसरी का, पेस्टोलॉजी का, लुइस का। तो यह जो कथन है क्या है, श्रीमती मोंटेसरी का है। मोंटेसरी ने क्या बताया था, पहले बच्चों को क लिखवाना है तो क लिख दीजिए, उस पर उंगली फेरे। जब उंगली फेर लेता है फिर उसको पेन प्रोवाइड किया जाता है तो बड़े ही आसानी से लिख लेता है। अनुलेख का अर्थ है सुनकर लिखना, देखकर लिखना, बोलकर लिखना, सुंदर लिखना। जो आलेख है उसी को क्या कहा जाता है, अनुलेख कहा जाता है, देखकर लिखने को। श्रुतलेख क्या है, सुनकर लिखना, सुनकर लिखने को श्रुतलेख कहा जाता है। सुलेख को क्या कहते हैं, सुंदर लेख कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रंथ में बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। परिशिष्ट, सुक्ति, उक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें क्या बोला जाता है, परिशिष्ट बोला जाता है। ऑप्शन पहला सही होगा। इसी के साथ में टोटल 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।